हेलो, नमस्कार दोस्तों। करहना क्लासेज के चांद सितारों, कैसे हो आप? आशा है आप बहुत अच्छी अपनी तैयारी कर रहे होंगे, बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए, आज के विशेष टॉपिक में आपका स्वागत है। देखिए, मैंने पिछली वीडियो में कक्षा 6 के लिए नवोदय और सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए मैंने 2025 का फर्स्ट फेज का जो पेपर था उसको सॉल्व करके बताया था। उसके रीजनिंग वाले पार्ट को सॉल्व करके बताया था। तो आज हम इससे आगे बढ़कर और मैथमेटिक्स वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। आइए, बिना वक्त जाया किए और हम चलते हैं अपने मैथमेटिक्स वाले पार्ट पर। देखिए, और ये रहा आपका मैथमेटिक्स वाला पार्ट। तो मेरे नन्हे मुन्ने कलाकारों, आज हम इसमें देखेंगे कि कौन से वो प्रश्न थे जिन्होंने मेरे चांद सितारों के माथे पर पसीना लाया था। ऐसे प्रश्नों को आज हम उनकी चीर-फाड़ करेंगे, उनको देखेंगे और उनको हल करेंगे। ठीक है? तो इसी तरह से अपने चेहरे पर मुस्कान रखते हुए, हंसते हुए आप अपनी पढ़ाई जारी रखें, तैयारी जारी रखें और पेपर को भी हंसते खेलते आप चुटकियों में हल करेंगे। ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। आप जुड़े रहिए हमसे, आपकी हर समस्या का समाधान यहाँ होगा, करहना क्लासेज पर होगा। ठीक है? अब देखते हैं इसमें जो अंक गणितीय परीक्षण में सेकंड खंड में पहला प्रश्न क्या कहता है, ये देखिए। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। 300 ml की पानी की 17 बोतलों तथा 130 ml की जूस की 30 बोतलों को एक जग में खाली किया गया। जग में लीटर में कुल द्रव कितना है वो हमें बताना है। तो आइए बच्चों, देखिए, बिना टेंशन के इसको हल करना बिल्कुल आसान है। 300 ml की 17 बोतल है। हमें जो इसमें पूछा है लीटर में द्रव को, और ये जो मात्रा दी गई है वो मिलीलीटर में, ml में है। तो हम ml का लीटर बना लेंगे, लेकिन पहले टोटल कितना द्रव है पानी और जूस मिलके उसको ज्ञात कर लेते हैं। 300 ml की पानी की बोतल है और कितनी बोतल है? 17। तो 300 में कितना पानी आया पहले तो ये देख लेते हैं। ये आ गया 17 3 51 और 2 जीरो ये रही 5100 ml पानी तो 17 बोतलों में है। फिर इसके बाद में 130 ml की जूस की जो बोतल है वो 30 बोतल है। ठीक है? तो 130 गुणा 30, इसको हम देखेंगे 13 3 39 और 2 जीरो ये है 3900 ml जूस है टोटल। तो हम इसको काउंट कर लेंगे। ये कितना आया? 9 और 1 10, ये 2 जीरो तो है, ये 10 की जीरो हासिल है, 5 और 3 8 है 9। ये हमारा टोटल 9000 ml पानी या द्रव, पानी और जूस मिलके हुआ है। अब हमें पूछा है लीटर में। लीटर में कितना है? तो मिलीलीटर का लीटर बनाएंगे। अब यहाँ पर आपको अच्छी तरह से पता होगा, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको। जब भी हम लीटर को मिलीलीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे। ठीक है? और जब मिलीलीटर को ml को लीटर में बदलेंगे तो 1000 का भाग देंगे। ये सीधा सा आपको एक ध्यान रखना है कि किस तरह से जब मिलीलीटर को लीटर में बदलना है तो 1000 का भाग दो, और लीटर को मिलीलीटर में बदलना है तो 1000 से गुणा करो। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं।
ठीक है, तो इसमें हम 1000 का भाग देंगे, तो 1000 का भाग देंगे तो क्या जाएगा 9 लीटर। और क्या 9 लीटर हमारा इसमें है ऑप्शन में? बिल्कुल है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब देखिए दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 20.0925 का सरलतम भिन्न रूप क्या है। तो हम इसको देखेंगे, ठीक है। 20.0925 ये संख्या है, इसका सरलतम भिन्न रूप ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको सरल करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो इसके दशमलव को हटाएंगे, ठीक है। दशमलव हटाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसकी दशमलव हटाएंगे, तो दशमलव के बाद में जितने अंक हैं उतनी जीरो इसके नीचे लग जाएंगी, एक पर उतनी जीरो लग जाएंगी जितने अंक दशमलव के बाद में हैं, 1 2 3 4, ठीक है। 4 इसमें जीरो लग जाएंगी। अब हमारे पास में जो संख्या बनी है, संख्या कितनी बनी है, ये 2,09,25 बटे 4 जीरो, 4 जीरो, ठीक है, बटे कितना हो गया 10,000, 2,09,25 बटे 10,000 ये संख्या बन गई है। अब इसको सरलतम रूप में अगर बदलेंगे, सरलतम भिन्न रूप में, तो इसको काटेंगे, किसी एक संख्या से इसको डिवाइड कर लेंगे। अब मैं इसमें सीधा 25 का भाग दे देता हूं, 25 अंठे 200, और फिर 9 में दिया, 9 में नहीं गया, भाग टूटे की जीरो, फिर 92 में देंगे, 25 3 75, आ रहा है समझ में। 92 में से 75 गए तो देखो 75 और 15 90 होते हैं, 90 और 2 92, तो 15 और 2 17, यानी 92 में से 75 गए तो 17 बचे, 17 में 5 उतरेगा तो 175 हुए, और 175 में 25 का देंगे तो 25 सत्ते 175, 8,037 ऊपर आया, और 25 का इसमें देंगे, 25 चौकू 100, 2 जीरो की 2 जीरो, यानी 8,037 बटे 400। क्या हमारा है ऐसा कुछ ऑप्शन में? ये नहीं है, ये भी नहीं है, और ये रहा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इस तरह से बड़ी आसानी से हम इनको हल कर लेंगे। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, वो क्या कहता है। देखो मेरी क्लास के चांद सितारों, देखिए यहां पर अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि सुरेश अपने चाचा से मिलने के लिए प्रातः 9 बजे अपने घर से चला, वह 10 मिनट पैदल चला, 1 घंटा 5 मिनट बस से यात्रा की, और फिर 15 मिनट पैदल चलकर अपने चाचा के घर पर पहुंचा। तो 9 बजे चला है, तो चाचा के घर पहुंचने में उसे कितना समय लगा वो हम देख लेंगे। इसके बाद में वह वहां पर 3 घंटे और 20 मिनट रुका है। तो जितना 9 बजे चला है, पैदल रास्ते में जो टाइम लगा है उसको हम जोड़ लेंगे, तो चाचा के घर कितने बजे पहुंचा है वो समय यहां से आ जाएगा। इसके बाद में वह 3 घंटे 20 मिनट रुका है, तो उसमें 3 घंटे 20 मिनट और रुक गया, तो उसी समय में 3 घंटे 20 मिनट और बढ़ जाएगा, तो 3:30 बजे घर पहुंचा है। अब रवानगी का समय यहाँ पर नहीं दिया है, उसने बताया कि घर पहुंच गया इतने बजे। तो अब क्या पूछ रहा है कि वापस यात्रा में उसको कितना समय लगा है। अब यहाँ एक लफड़ा हो गया, क्या कि 3:30 बजे घर तो पहुंच गया, लेकिन चाचा के घर से कितने बजे रवाना हुआ है। अगर वह समय हमारे पास में होता तो हम फटाक से बता देते, ठीक है। 9, अब 9 में हम समय जोड़ेंगे, कौन सा, ये जो पैदल चला है वह समय जोड़ेंगे। 10 मिनट पैदल चला, यानी 10 मिनट तो 1 जुड़ जाएंगे, और इसके बाद में 1 घंटा 5 मिनट
1 घंटा और 5 मिनट का मतलब है 1 घंटे की 60 मिनट और 5 मिनट 65 मिनट, टोटल 65 मिनट हुई। तो 65 मिनट और इसमें जुड़ जाएंगी। फिर वह वहां 15 मिनट और चला है, तो 15 मिनट और इसमें जोड़ देंगे। अब देखिए कितना समय हो गया, 15 मिनट। इसके बाद में ये जो है 5 और 5 10 की जीरो हासिल 1 और 1 और 1 2 6 8 और 1 9, 90 मिनट तो बच्चों वो पैदल चला है। ठीक है। अब 90 मिनट पैदल चलने के बाद में वह 3 घंटा और 20 मिनट वहां पर रुक गया। अगर 9 बजे के बाद में 9 बजने में 90 मिनट और जोड़ देंगे तो वह समय पैदल चलने के बाद में घर पहुंचने का आ जाएगा। लेकिन घर से रवानगी का समय हमें चाहिए, तो उसके लिए हम इसमें 3 घंटे और 20 मिनट और जोड़ेंगे। यानी 90 मिनट का क्या हो गया, 1 घंटा 30 मिनट ये हो गया, और 3 घंटा 20 मिनट वह वहां पर रुका है। 3 घंटा 20 मिनट। देखिए 3 घंटा 20 मिनट वह वहां पर रुका है, तो 1 घंटा 30 मिनट चला और 3 घंटे 20 मिनट, टोटल घंटे हुए 4 घंटा और 50 मिनट। तो देखो 1 घंटा और 30 मिनट वह पैदल चला और 3 घंटे 20 मिनट वह वहां पर रोका जाके। फिर टोटल घंटे कितने हो गए, 9 बजने के बाद में टोटल घंटे 4 घंटा 50 मिनट उसको हो गए हैं। 4 घंटे 50 मिनट अगर इसमें हम जोड़े तो 9 बजे के बाद में 4, 9 और 4 13, 13 का मतलब 1 बजे और 50 मिनट, 1 बजकर 50 मिनट पे वह वहां से रवाना हुआ है। कितना हुआ, इसमें 9 में इसको जोड़ देंगे इसको, तो क्या हुआ यहाँ पर 1 बजकर 50 मिनट पर वह चला और रवाना हुआ है। कहां से, यहां से, अपने चाचा के घर से। अब 3:30 पे वह खुद के घर पहुंच गया। 3:30 पे पहुंचा तो 3:30 में से इसको घटा देंगे तो हमारे पास में वह समय आ जाएगा जो उसे वापस आने में लगा है। यानी 3:30 में से 1:50 को घटा देंगे। घटाएंगे तो कैसे आएगा, देखो 0 में से 0 0, 3 में से 5 नहीं जाते। अब यहां पर हम मिनट घटा रहे हैं, ठीक है, मिनट, और ये इससे हासिल लेगा तो मिनट घटा रहे हैं, ये इससे हासिल लेगा तो 1 देगा। यानी ये 3 घंटे है, 1 घंटा दे दिया तो कितनी गई, 60 मिनट गई। ठीक है, अब 60 मिनट इधर जाएंगी तो ये 30 मिनट है, 60 गई, 60 और 30 90, 90 मिनट हो जाएंगे। 90 मिनट में से कितना घटाएंगे, 50 मिनट, तो यहाँ 90 मिनट हो जाती हैं इसमें से। ठीक है, इसके बदले में तो 9 में से 5 गए तो 4, और यहां पर 2 रह गए, 2 में से 1 गया तो 1, यानी कि 1:40 पर वह वहां से रवाना हुआ है। यानी कि 1 घंटा और 40 मिनट उसको वापसी में समय लगा है। तो हम ऑप्शन देखते हैं, 1 घंटा और 40 मिनट ये रहा, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो 1 घंटा 40 मिनट हमारे इसको सुरेश को अपने चाचा के घर से खुद के घर पे वापस आने में समय लगा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अब देखो हम अगला सवाल देखेंगे, ये क्या कह रहा है कि सभी अंकों 4, 2, 0 और 7 के प्रयोग से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या।
4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या में अंतर ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखो, यहाँ पर एक विशेष बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आप नहीं जानते हो तो क्या करेंगे कि सबसे पहले हमारा दिमाग यहाँ पर जाना चाहिए कि इस तरह से जो अंक दिए गए हैं उनसे बनने वाली संख्याएं सबसे बड़ी और सबसे छोटी कैसे बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूं कि जब भी ऐसा सवाल आए तो आप सबसे बड़ा अंक पहले लिख दो, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। सबसे पहले आप सबसे बड़ा अंक लिख दो, फिर उससे छोटा लिखो, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। यानी कि अवरोही क्रम में अगर दिए गए अंकों को हम जमा देंगे तो हमारे पास में सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। और इसी प्रकार से अगर आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में अगर उन्हीं अंकों को हम जमाएंगे तो हमारे सामने सबसे छोटी संख्या बनकर तैयार होगी। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा एक पूछा है, क्योंकि जीरो दे दिया, जब हम सबसे छोटी संख्या बनाएंगे तो जीरो पहले लिखेंगे, और जीरो लिखेंगे तो जो 4 ये अंक दिए गए हैं इनसे सबसे छोटी संख्या बनेगी वो 3 अंकों की बनेगी। और यहाँ पर कहा है कि 4 अंकों की, इसका ध्यान रखना है, 4 अंकों की चाहिए। तो हम सबसे पहले इस 2 को ले लेंगे, फिर जीरो को लिखेंगे। तो देखिए क्या करते हैं, सबसे बड़ी के लिए बड़ी बड़ी कैसे होगी, 7 4 2 0, 7 4 2 0। और छोटी छोटी बनेगी 2 0 4 7। ठीक है, 4 अंकों की है, वरना तो आरोही क्रम में 0 पहले आता, फिर 2 4 7। अब इनको हम घटाएंगे क्योंकि इसमें पूछा है अंतर। अंतर के लिए 0 में से 7 गए। अब देखिए 0 में से 7 जाते नहीं है, तो क्या करेगा, 0 गया अपने पड़ोसी के पास कि भैया कुछ दे दो। कि क्या हुआ कि यार मेरे नीचे एक बड़ा अंक है, बड़ा आ गया, मेरे से बड़ा मुझसे मांगने आ गया है। ठीक है, तो मुझे टेंशन हो गई है, मैंने उसको मना कर दिया कि मेरे आप तो बड़े हो, आपको मैं कैसे दूं। लेकिन वो तो अड़ गया कि नहीं, आप कहीं से भी लाओ लेकिन लूंगा मैं आपसे, इसलिए आप मुझे दे दो। इसने कहा कि चल कोई बात नहीं, मैं तो 2 हूं, 2 में से 1 ले जाना है, दानी हूं। तो फिर 0 के पास में 1 गया तो 0 10 बन गई। यानी पड़ोसी से आप अच्छा व्यवहार रखो तो वह आपको बहुत बड़ा बना देगा। इसलिए अपने पड़ोसी से अच्छा व्यवहार होना चाहिए। तो इसका पड़ोसी से अच्छा व्यवहार था तो इसने 0 से 7 बना दिया, 0 को 7, 0 को 7 से बड़ा बना दिया। ठीक है, और 10 बनते ही इसने कहा कि ठीक है अब घट ले तू मेरे से, अब घट जा। तो 10 में से 7 गए तो 3, ये खुद 1 रह गया, 1 रह गया। तो फिर वापस इसके पास में यही समस्या आ गई, इसके नीचे भी बड़ी संख्या बैठी है। इसने कहा कि अब मेरे को घटा भाई। इसने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं। अब इसमें एक कहानी होती है, यहां पर जो पड़ोसी होते हैं वो देने के बाद लेते नहीं है। ठीक है, अब नहीं लेते तो क्या है, यहाँ 1 रह गया, 1 इसके पास गया तो इसने 1 को 11 बना दिया। तो ऐसे पड़ोसी जो अच्छे होते हैं वो अपने पड़ोसी को बड़ा बना देते हैं। इसने 11 बनाते ही 11 में से 4 गया तो 7, ये 3 है, 3 रह गया, 3 में से 0 गई तो 3, और ये 7 में से 2 गए तो 5। यानी कि 53 73। अगर कोई ऐसा अंक हमारे पास में ऑप्शन है तो वही इसका उत्तर है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये आ गया, ये 53 73 इसका आंसर है। अगला जो सवाल है वो कह रहा है कि 90 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो 90 के अभाज्य गुणनखंड, आप अभाज्य गुणनखंड आपने किए होंगे, प्रैक्टिस की होगी। और अगर किसी को मेरे चांद सितारे हो, किसी को आपको पता नहीं हो तो देखिए 90 के अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे
तो 90, इसमें चूंकि यह सम संख्या है तो सम संख्या में 2 का भाग देंगे, 2 का भाग जाएगा 2 चौको 8 और 1 बचा, 1 से ये 10 बन गया, 2 पंजे 10। अब इसमें 2 का नहीं जाता तो 3 का देंगे, विषम संख्या है तो 3 एकम 3 और यहाँ से 1 बच गया, 15 बन गए और 15 में 3 पंजे 15 और 15 में फिर से 3 का देंगे, 3 पंजे 15 और 5 में 5 का। तो गुणनखंड जब भी हम करते हैं कब कब तक करेंगे? तब तक करेंगे जब तक कि हमें 1 प्राप्त नहीं हो जाए और यहाँ हमें 1 प्राप्त हो गया है। तो देखिए इस 90 के जो गुणनखंड आए हैं वो क्या है? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 ये आए हैं। तो क्या ऐसे हमारे पास में ऑप्शन में है? तो ये नहीं है, ये भी नहीं है। ये देखो 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5, तो 3 की घात 2 तो है, 3 2 बार है ना, तो यही हमारा आंसर है, 3 की घात 2। ये नहीं है, क्लियर है? तो ये हमारा, इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। अब देखिए इसको मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है? इरेज करना मतलब मिटाना, इसको हम मिटा देते हैं। आगे देखो मेरे नन्हे कलाकारों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 9432 भाग 1.25 बराबर 7545.6 हो तो 9.432 भाग 12.5 किसके बराबर है? तो हमें यहाँ पर जो संख्या दी है वो दी है 9432 भाग लग रहा है 1.25 का और ये बराबर दिया है 7545.6 इसके। अब देखिए यहां पर हम अच्छी तरह से इसको जानेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है। हम इस दशमलव को यहां से हटाएंगे, इसको अगर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? इस दशमलव, इसके बदले में इसके बटे में जो है दशमलव के बाद में 2 अंक है ये आ जाएंगे, ठीक है? यहां पर ये आ गया, यानी कि 9432 बटे 125 बराबर क्या आया है? 7545.6 बटे 100 ये आ गए। अब हम देखेंगे ये जो दूसरा दिया है ये क्या कह रहा है कि 9.432, दूसरा पार्ट इस सवाल का क्या कह रहा है कि 9.432 इसमें भाग 12.5 का दें तो ये किसके बराबर होगा? तो हम यहां पर देखेंगे इन दशमलवों को हटाएंगे, 1 2 3 3 जीरो लग जाएंगी और इसके बदले में 1 जीरो यहां लग जाएंगी, यानी कि अब ये दशमलव हट चुकी है, हट गई तो ये संख्या आ गई। अब हम पुनः देखेंगे इसको कि क्या बना, 9432 बटे 125 आ गया। ये कह रहा है कि मैं बराबर हूं 10 बटे 1000 के, और इधर 9432 बटे 125 कह रहा है कि मैं बराबर हूं 7545.6 बटे 100 के, ठीक है? ये ऐसे कह रहा है। तो जब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो क्या ये और ये दोनों बराबर नहीं हो गए? हो गए ना, आसानी से हो गए। तो हम यहां पर लिख देंगे कि ये वही कहानी हो गई कि अगर a बराबर b है और b बराबर c है तो a बराबर c भी होगा। तो इसी तरह से इसके बराबर में ये है तो इसके बराबर में ये, तो दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों को हम बराबर करेंगे। 7545.6 बटे 100 बराबर 10 बटे 1000, ठीक है? अब देखिए ये हमने दोनों बराबर कर दिए हैं, ये
दशमलव के बाद में एक अंक है, तो ये 10 जो है यहां से फिनिश हो गया। अब हमारे पास में संख्या बन गई कि 75,456 बटे 50, 1 लाख हो गया एक पर। तो 75,456 में अगर 1 लाख का भाग देंगे तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 अंक से पहले दशमलव लग जाएगी। 1 2 3 4 5 दशमलव यहां लग जाएगी, ठीक है, दशमलव यहां पर लग जाएगी और ये संख्या बन जाएगी कि दशमलव 75,400 दशमलव 75,456। तो क्या ऐसा है कुछ हमारे पास में? दशमलव 75,456 ये इसका आंसर है, ठीक है, ये हमारे पास में इसका आंसर आ गया। अब इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं कि वह क्या कहता है। देखो बच्चों, अगला कह रहा है कि n का योगफल कितना है? 1.1। अगला कह रहा है कि 1.01, तो 1 दशमलव के नीचे दशमलव और 01 ऐसे लिखेंगे। 1.001, 1.001, 1.01, 1.01, 11.01, 11 ऐसे आएगा और 01 ऐसे आएगा। 111.1001, 111 ऐसे आएगा दशमलव 1001। अब इनका योगफल पूछा है तो हम आसानी से इनका योगफल कर देंगे कि पहले तो 1 और 1 2, 3, 1, 1, ये दशमलव है। 1 2 3 4 5 6 और ये 2 और ये 126.2311, 126.2311 बी इसका उत्तर है, ठीक है। देख लो आसानी से, इस तरह से हम जोड़ लेंगे। जोड़ने में गलती नहीं करनी है, दशमलव के नीचे दशमलव रखनी है और इकाई के अंक के नीचे इकाई का, दहाई के अंक के नीचे दहाई का, इस तरह से दशमलव के बाद के अंकों को रख देंगे। अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है। अगले सवाल को जब हम पढ़ेंगे तो हमारे समझ में आएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। निम्नलिखित में से वह कौन सी संख्या है जो सदैव प्रत्येक अभाज्य संख्या का एक गुणनखंड है? प्रत्येक अभाज्य संख्या का एक गुणनखंड है। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जिसके कोई भी गुणनखंड नहीं होते हैं, वह किसी से भी भाजित नहीं होती है, केवल और केवल स्वयं और तथा एक और स्वयं के अलावा किसी का भाग उसमें नहीं जाता है। तो एक सभी में आएगा, यानी कि सदैव प्रत्येक अभाज्य संख्या का एक गुणनखंड कौन है? एक, यही उत्तर है। भाग के एक प्रश्न में यदि भाजक 51, अब देखिए यहां पर दिया है भाजक 51, भागफल 16 और शेषफल 27, तो भाज्य कितना है? यहां पर आप बच्चों ध्यान रखना, भाज्य कौन होता है? जिसमें भाग दिया जाता है वह तो भाज्य होता है। और भाजक कौन है? जिसका भाग दे रहे हैं। और भागफल, भागफल जितनी बार भाग गया है। शेषफल, शेष जो बच जाता है, यानी कि हमारे पास में जो ये दिया गया है उसको पूछा है कि भाज्य कितना है। तो भाज्य का एक तरह से सूत्र ही बन गया। क्या बन गया? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष, यानी कि भाजक और भागफल को गुणा करें
और उसमें शेष को जोड़ें तो हमारे पास में भाज्य आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 51, भागफल कितना है 16 और शेष कितना है 27। इसको कर देंगे तो 16 का 16 एकम 16 हासिल 1, 16 पंजे 80 और 1 81, 81 में जोड़ देंगे 27 तो कितना आएगा 7 और 6 13 को 3, 2 और 1 3 और 1 हासिल की 4 और 8 का 8 ही 843। क्या हमारे पास में है ऐसा? ये रहा, पहला ही ऑप्शन मिल गया है 843। ठीक है, देखो इसको मैं इरेज कर रहा हूं क्योंकि हमें अगला क्वेश्चन भी करना है। अगले क्वेश्चन को करने के लिए आप इसको एक बार पढ़ लीजिए और पढ़ के समझ लीजिए कि क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है कि 3 प्लस 3/100 प्लस 3/1000 प्लस 3 ये के बराबर दशमलव संख्या कौन सी होगी? तो हम इसमें ये कहा है कि 3 में जोड़ना है किसको? 3/100 को, और फिर उसमें जोड़ना है 3/1000 को, फिर उसमें जोड़ना है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख को। दस लाख, ठीक है, इनको हमें जोड़ना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनको हल करेंगे। 3 प्लस ये कितना आ गया 100 का, इसमें भाग देंगे तो 0.03 यही तो आएगी। फिर इसके बाद में इसमें देंगे तो 0.003 यानी 3 अंक से पहले दशमलव लग जाएगी क्योंकि बटे में 3 जीरो है। बटे में जितनी जीरो हो अगर वो नीचे से हटानी है तो ऊपर की संख्या में उतने ही अंक से पहले दशमलव लगा देंगे। इस बात को आप भली भांति जानते होंगे और नहीं जानते हो तो सीख लो कि जितनी जीरो बटे में है ऊपर उतने अंक से पहले दशमलव लगा देंगे तो नीचे से ये संख्या खत्म हो जाएगी। और इसी तरह से इसमें करेंगे 1 2 3 4 5 6 अंक से पहले दशमलव है तो 1 2 3 4 5 और 1 ये खुद 6 से पहले। अब हम इनको जोड़ लेंगे, 3 तो 3 है ही है, 3 के बाद में दशमलव, दशमलव के बाद में देखो इकाई का अंक, दशमलव के बाद में इधर से काउंट करते हैं, ठीक है, इनमें इधर से करते हैं तो ये है 0 है, ठीक है। दूसरा अंक क्या है 3 है, दूसरा 0 0 तो 3 रख दिया। तीसरा अंक क्या है, इसमें नहीं है, इसमें 3 और इसमें 0 0 तो तीसरा 3 है। और फिर चौथा इनमें नहीं है, चौथा 1 2 3 4, चौथा 0, पांचवा 0 और छठवां 3, ये संख्या बन के आई है। तो देखो बच्चों इस संख्या को मिलान कीजिए, क्या ऐसा कुछ है हमारे पास में? दशमलव के बाद में 0 33 0 0 3, दशमलव के बाद में 0 33 नहीं है, 0 33 0 0 3 ये रहा, बिल्कुल ये हमारा उत्तर है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आज हमने 2025 में जो फर्स्ट फेज में कक्षा 6 के लिए नवोदय की एग्जाम हुई थी उसके मैथमेटिक्स के पार्ट को पढ़ा है। अभी हम इसके बाद में और भी क्वेश्चन हैं, इनको मैं अगले पार्ट में लेके आऊंगा।